वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री इंटरपर्सनल स्किल के टॉप 500 क्वेश्चंस के डे 2 को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्न का डिस्कसन कर रखा था। करते प्रश्न संख्या 21, इसमें दिया सहज ज्ञान निर्णय, है ना। सहज ज्ञान निर्णय मतलब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। जो इंट्यूटिव डिसीजन होता है ये क्या होता है, तो देखिए का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें दूसरा दिया संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है। फिर आगे दिया अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है, प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है सहज ज्ञान निर्णय। जो सहज ज्ञान निर्णय होता है ये अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब निर्णय प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसका अंतिम चरण क्या होता है, तो देखिए समस्या की पहचान। तो कभी भी समस्या की पहचान करना ये अंतिम चरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मतलब निर्णय की, डिसीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कभी भी पहचान करना ये अंतिम चरण नहीं हो सकता। निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, देखिए कितना प्रभावी रहा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आपने कोई डिसीजन दिया, डिसीजन के बाद उस पर काम किया गया और लास्ट में उसका निर्णय किया, जो मूल्यांकन रहा कि कितना प्रभावी रहा, तो सबसे अंतिम चरण यही बनेगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 23, आज के क्लास का तीसरा प्रश्न है। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है। देखिए जो तर्कना का नियम है, अब इसके मतलब तर्कना के स्थापित नियम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से कौन सा यहाँ पर निर्णयन प्रक्रिया में निहित है। अगर इसके अनुसार देखा जाएगा तो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो होता है इसमें आपको मिलेगा विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर है इस कथन पर विचार कीजिए। अब प्रश्न संख्या 24 में एक कथन दिया गया, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। देखिए अलग अलग विभाग हैं, उनके कुछ विवाद है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं। अब उनको खत्म करने के लिए, उनको या उनका डिसीजन देने के लिए न्यायालय को बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो इसके संबंध में आपको कोट क्या दिया, न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। ठीक है भाई, सही बात है, वहां पे समय लग रहा है, उसको कम किया जाए, समय कम किया जाए, डिसीजन जल्दी दिया जाए, तो ये फैसला तो सही है। आगे बोला जा रहा है अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। देखिए अगर जिस विभाग का विवाद है, अगर वहां के अधिकारी इसको निपटाएंगे तो ये भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये भी तर्क सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, देखिए दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों, मतलब यहाँ पे जो कूट है एक, इसमें 1 और 2 दोनों दिख रहा है, यही सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो समस्या का समाधान है इसका जो त्रिप्रक्रम आगम है ना, यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो इसमें से कौन इसका भाग नहीं। देखिए चयनात्मक कूट संकेतन जो इनकोडिंग है, मतलब यहाँ पे कूट संकेतन का मतलब होता है इनकोडिंग, तो यहाँ पे ये आएगा, ये इसका पार्ट होगा, है ना। तो चयनात्मक तुलना मतलब आप कंपेयर करेंगे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो ये भी आएगा। आगे चयनात्मक भंडार, देखिए अब कभी भी जब आपको समाधान करना है तो वहां पे स्टोरेज का कोई जिक्र नहीं होगा, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। 25 का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया हुआ है कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है। जो सुपरिभाषित समस्या है उसमें कौन कौन सी विशेषता होती है, तो देखिए प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध और संकारक। तो यहां पर ये नहीं होगा, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक और नियंत्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। जो एक सुपरिभाषित समस्या है इसमें ये विशेषता आपको मिलेगी, प्रारंभिक अवस्था मिलेगा, लक्ष्य अवस्था मिलेगा, संकारक मिलेगा और साथ में नियंत्रक भी होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 मतलब 27, अधोलिखित में कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। आपको ये बताना है कि सकारात्मक संप्रेषण
संप्रेषण का कौन सा माध्यम नहीं होगा? तो सकारात्मक संप्रेषण में देखिए यहाँ पे दिया है ज्यादा वैयक्तिक होना, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश करना या फिर पुनर्निवेश होना। यहाँ पे अगला है टनल दृष्टि, और लास्ट में इसमें जो दिया है समाधान की शीघ्र प्राप्ति। तो जो इसमें ज्यादा वैयक्तिक होना है ये सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। ज्यादा वैयक्तिक होना मतलब बीइंग मोर पर्सनल, ये अगर आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं तो ये सकारात्मक संप्रेषण नहीं माना जाएगा। इसका सही उत्तर 27 का हो जाएगा ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28 में दिया संचार के निस्यंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए निम्न के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए संचार के निस्यंदन में जो बुरा प्रभाव है उसको कम करने के लिए शॉर्ट सर्किटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग, इसका हिंदी दिया लघु परिधिकरण, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 दिया चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। जो चयन है उसको संकुचित करना है, तो उसको जब देखिए चयन को संकुचित करना है मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे निर्णय लेना हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा संप्रेषण किया है जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए संरचनात्मक, यहाँ पे फिर आगे संगठनात्मक, वियोजक और नियामक। देखिए जब भी नियामक की बात होगी मतलब रेगुलेटिंग हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को डिजाइन करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। जब भी रेगुलेटिव रूल होगा तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31 संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि किसी चीज को संचारित किया जा रहा है, तो कौन सा चरण सबसे पहले आपको मिलेगा? देखिए जब भी संचार प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक मतलब मैसेज होगा। मैसेज को भेजने के लिए देखिए आप इसका इनकोड करेंगे, है ना। सबसे पहले इसकी इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग के बाद क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन होगा, आप इसको आगे भेजेंगे। अब ट्रांसमिशन के बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन के बाद इसका डिकोडिंग होगा, है ना। डिकोडिंग के बाद फिर इसका अंडरस्टैंडिंग आएगी, और अंडरस्टैंडिंग के बाद में लास्ट में इसका फीडबैक आएगा। तो इतनी चीजों को आप इस क्रम को भी चाहे याद रख सकते हो। सबसे पहले इनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग या ट्रांसमिशन बोल लीजिएगा, इसके बाद डिकोडिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में फीडबैक। इतने चरण होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा चरण आएगा, तो इनकोडिंग आएगा। इनकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन। तो 31 का जो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? अब देखिए अंतःक्रिया और संप्रेषण, इसको सुगम बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए प्रबंधकी कौशल ये नहीं होगा, है ना। देखिए सामाजिक कौशल जो होता है यही इसको सेट करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर आज की क्लास का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया की बात करेंगे, महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, है ना। देखिए ये अभी आगे बढ़ते हैं। समझौता पाने की अक्षमता, भूलने या विस्मृति करने की और क्षमा करने की तत्परता, यह विश्वास की दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है अस्वस्थ अनुक्रिया, तो अस्वस्थ अनुक्रिया हो जाएगी समझौता पाने की अक्षमता, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। देखिए 34 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? देखिए अंतरवैयक्तिक संबंध जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होगा? लोक कौशल मतलब पीपल की स्किल, ये चाहिए ही चाहिए, है ना। मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल ये भी चाहिए, जीवन कौशल ये भी चाहिए, लाइफ की स्किल्स। तो इसमें अब जब 3 चाहिए तो एक आपका बचेगा संगठनात्मक कौशल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। देखिए 35 में दिया है औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? तो अगर 35 की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझौता नहीं होगा, है ना, संगठन नहीं होगा, सूचना नहीं होगा, नियंत्रण इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं। 36 में क्या दिया,
समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन से? देखिए समानुभूति की बात हो रही है यहाँ पे, दो टर्म आपको याद रखना है। एक एम्पैथी होता है, एम्पैथी को हिंदी में समानुभूति कहते हैं, और एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी को हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। देखिए सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? समानुभूति में आप सिर्फ उनके भावनाओं को समझते हैं, बाकी अपने तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ फीलिंग को समझा जाता है, इसमें आप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसको एम्पैथी कहते हैं। इसमें फीलिंग को समझते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो इसको सिंपैथी भी कहते हैं। तो एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या तर्क दिया, समानुभूति एवं सहानुभूति दोनों समान है, दोनों समान नहीं होगा। समानुभूति में सिर्फ भावनाओं को समझा जाता है, जबकि सहानुभूति में आप अपनी प्रतिक्रिया भी वहां पर देंगे, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान के चलिए किसी के साथ कुछ अच्छा है, मान लीजिए कुछ बुरा हुआ है ना, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है ना। अब आप उसकी कंडीशन को समझ रहे हैं कि इसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप वहां पर अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे या उसको समझाने का कोई भी काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे बस खाली आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसके साथ गलत हुआ, तो ये समानुभूति की स्थिति है। अब आप वहां पे उसको समझा रहे हैं, उसका ढांढस बता रहे हैं कि भैया ठीक है, मतलब ऐसा सबके साथ होता है, आगे से प्रयास करिएगा, चीजें अच्छी हो जाएगी, तो वहां पे सिंपैथी हो जाएगा। देखिए समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान नहीं है। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति, देखिए दूसरों को भावनाओं को समझ रहे हो, वही आपकी समानुभूति होगी। तो केवल विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 में क्या है? संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जब कभी भी संचार की बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तुम और मैं, वे वह और वे, तुम और हम, मैं और वे। तो देखिए यहाँ पे जब भी बात किया जाएगा संचार की, तो इसमें 2 वर्ड याद रखिएगा, यू एंड वी। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका ये सही उत्तर बन जाएगा, तुम और हम, यू एंड वी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38 में क्या दिया? अशाब्दिक संचार में निहित होता है। देखिए अशाब्दिक संचार की बात हो रही है, देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा। देखिए आप शब्द नहीं बोलेंगे, जब शब्द नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, है ना। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन होगा, टोन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप मतलब शामिल है। देखिए यहाँ पे भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है। देखिए अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम शाब्दिक मौन या मुखी, और इसके बाद देह भाषा, लहजा और मौन। तो यहाँ पे जब अशाब्दिक संचार की बात करेंगे तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 39, अंतरवैयक्तिक संबंधों में किसमें सबसे अधिक समय लगता है? देखिए जब भी इंटरपर्सनल रिलेशन की बात किया जाएगी तो इसमें सबसे ज्यादा जो समय लगता है ये होता है कि मतलब विश्वास बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सबसे ज्यादा समय लगता है। तो इसमें विश्वास बनने में विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 40, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण। देखिए यहाँ पे फिर से बात किया जा रहा है कम्युनिकेशन का, जो सबसे अंतिम चरण होता है उसमें क्या होता है? तो सबसे अंतिम चरण फीडबैक होता है। अभी आपने पीछे के क्वेश्चन में देखा था। देखिए ये क्रम याद रखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास मैसेज होगा, वो सब बात की बात है, यहाँ पे इनकोडिंग आएगा, है ना। इनकोडिंग के बाद आप इसका ट्रांसमिशन करेंगे, है ना। ट्रांसमिशन के बाद इसकी डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद इसका अंडरस्टैंडिंग होगा, और इसके बाद लास्ट में आप फीडबैक देंगे। तो सबसे लास्ट स्टेज की अगर बात करेंगे तो फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि हिंदी में कहेंगे विकल्प डी। तो देखिए इंटरपर्सनल स्किल की ये दूसरी क्लास रही, इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।